में लगी बिहार सरकार की योजनाओं पर बातचीत के लिए आज हमारे बीच हैं बिहार की खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री लेशी सिंह जी। उनसे बातचीत करेंगी मेरी सहयोगी पूजा। बहुत बहुत स्वागत है। न्यूज 18 इंडिया डायमंड स्टेट समिट बिहार में लेशी सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आपका व्यक्तिगत जीवन बहुत उतार चढ़ाव से पूर्ण रहा है और एक सामान्य परिवार की बेटी और बहू होने के नाते आप अब बिहार की आयरन लेडी कही जाती हैं। ये सफर कैसा रहा, कितनी चुनौतियां आपको इसमें आई? सबसे पहले हम चाहेंगे आप इसी के बारे में बात करें। देखिए, मैं एक साधारण परिवार से हूँ और एक मध्यम वर्गीय परिवार से बिलोंग करती हूँ और ये बात सही है कि काफ़ी संघर्ष करना पड़ा, काफ़ी मेहनत करना पड़ा और लगातार मेहनत और लगनशीलता के बदौलत आगे बढ़ती गई। ये बात सही है कि एक महिला भी होने के नाते राजनीति में प्रवेश करना, फिर आगे बढ़ना, संघर्ष करना, ये काफ़ी उतार चढ़ाव रहा, लेकिन मैं हिम्मत से डटी रही और आगे बढ़ती रही, ईमानदारी से राजनीति में जनता की सेवा करती रही और पीछे मुड़ के नहीं देखी। काफी चुनौतियां आपके जीवन में आई। आपको हाल ही में जेड श्रेणी की सुरक्षा भी दी गई है और ऐसा पाने वाली आप प्रदेश की पहली महिला मंत्री भी हैं। किन लोगों से खतरा है आपको? बाहुबलियों का जिक्र आता है, असामाजिक तत्वों का जिक्र आता है, डर है उनसे? देखिए, मैं तो डरती नहीं हूँ। डरती तो आज तक यहाँ नहीं पहुँचती। आपके मंच पर आके यहाँ इस डिबेट में, इस समिट में भाग नहीं लेती। मैं निडर होके काम करते गई और जनता की सेवा मेरी प्राथमिकता रही और अनवरत मैं आगे बढ़ती गई। मुझे डर नहीं लगा। डर लगता तो मैं बीच में रुक जाती। जी, आप जनता के साथ संवाद भी करती हैं, उनसे मिलती भी हैं, उनकी समस्याओं का निपटारा भी करती हैं। किस तरह की चुनौतियां, किस तरह की समस्या लेकर जनता आपके बीच आती है और किस उम्मीद से वो आपकी ओर देखते हैं? देखिए, काफ़ी उम्मीद रहती है जनता को प्रतिनिधि से। महिलाएं भी आती है, युवा भी आते हैं, हर वर्ग और हर तबके के लोग आते हैं और उनकी समस्या, विभिन्न तरह की समस्या रहती है, विकास से संबंधित रहती है, कुछ व्यक्तिगत परेशानी रहती है, कहीं थाने से काम है, ब्लॉक में काम है, अंचल में काम है। तो ये हम लोग बखूबी उनकी सेवा करते हैं और जो त्वरित निष्पादन करते हैं, समस्या का समाधान करते हैं। विकास को लेकर भी आते हैं, हम लोग भी जनता के बीच जाते हैं, वहाँ भी कुछ समस्याएं रहती है, तो उस समस्या का समाधान त्वरित करते हैं। ये नहीं कि आवेदन ले लिए फिर कहेंगे कि बाद में आपका काम करेंगे, ये मेरी आदत नहीं है। मैं तुरंत करती हूँ, जो काम होने वाला है वो तुरंत करती हूँ। ठीक है। आपके पास खाद्य उपभोक्ता विभाग की जिम्मेदारी है और एक बहुत लंबी लिस्ट है जिसमें सहरसा, सुपौल, सीतामढ़ी, इन सभी जगहों के नाम शामिल हैं और यहाँ से खबर ये आती है कि गरीब और जरूरतमंद लोगों के लिए जो अनाज आवंटित कर दिए जाते हैं उनका गबन भ्रष्टाचारी कर लेते हैं। ये चुनौती बहुत बड़ी है। नहीं, देखिए, अब आपको मैं बता दूं कि अब पॉस मशीन है और पॉस मशीन के माध्यम से जब जो उपभोक्ता हैं वो जन वितरण दुकानदार के यहाँ आएंगे अनाज लेने, खाद्यान्न लेने, और वो अंगूठा लगाएंगे पॉस मशीन पर, तभी उनको अनाज मिलेगा। फिर भी यदि कहीं शिकायत रहती है उपभोक्ता के द्वारा इस तरह के गबन का मामला, तो वो निरंतर हमारी टीम जाती है, मुख्यालय स्तर से हम लोग भेजते हैं, रैंडम जांच करती है, फिर जिला स्तर पर भी मॉनिटरिंग होती है, निरीक्षण होता है। हमारा आपूर्ति निरीक्षक पदाधिकारी ही हैं प्रखंड में, उनका काम है निरीक्षण करना, देखना। जिला आपूर्ति पदाधिकारी हैं, उनको देखना रहता है दुकान, फिर हमारे जो एसडीओ हैं उनको देखना रहता है। तो हर जो पदाधिकारी हैं उनको दिया हुआ है कि कितना दुकान आप महीने में कर सकते हैं।
तो ये निरंतर चलती, फिर भी कहीं इस तरह की शिकायत मिलती है तो हम लोग तत्क्षण कार्रवाई करते हैं और कई पदाधिकारी पर उनको दोषी पाए जाने पर कार्रवाई करते हैं। अब वो समय नहीं है। आप यदि 2005 से पहले पीछे मुड़ के देखेंगी, इस विभाग का खाद्य उपभोक्ता संरक्षण विभाग के बारे में जानना चाहेंगी तो 6 महीना तक अनाज नहीं मिलता था। मैं भी 2000 से विधायक हूँ और उस समय 6 महीना तक अनाज मिलता ही नहीं था, सिर्फ पेपर का हेरा फेरी होता था, बस उतना ही होता था। अब पॉस मशीन के माध्यम से हर उपभोक्ता को अनाज मिलती है। हाँ, यदि कहीं शिकायत रहती है कि हमें कम मिल रही है तो उस पर जांच होती है, जांच होकर कार्रवाई होती है। तो जो जन वितरण दुकानदार जांच में दोषी पाए जाते हैं उसका लाइसेंस रद्द होता है। यदि कोई पदाधिकारी पर आरोप रहता है उसको हम लोग दंडित करते हैं। तो ये अब वो जमाना नहीं है कि हम 2 महीना 6 महीना तक अनाज नहीं देंगे और कहीं अनियमितता होगी, कालाबाजारी होगी तो उसको सरकार बर्दाश्त करेगी। हर एक गरीब तक हमारी सरकार की और हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की प्राथमिकता है कि हम किसी भी गरीब को भूखे नहीं सोने दें, ये हमारी प्राथमिकता है। और जिनको हम खाद्यान्न देते हैं उनको क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों रहे और उपभोक्ता को हम लोग उपलब्ध कराते हैं। ये क्वालिटी और क्वांटिटी में हम लोग समझौता नहीं करते हैं। यदि कोई इस पर दोषी होते हैं तो इस पर कार्रवाई करते हैं। लेकिन ये भी सच है कि कार्रवाई की जरूरत तभी पड़ रही है क्योंकि समस्या अभी भी है। समस्या के मूल को जब तक नहीं समझा जाएगा वो खत्म नहीं होगी। आप क्या मानती है कि भ्रष्टाचार की जड़ें अगर इतनी गहरी थी और उसे उखाड़ने की कोशिश अभी भी चल रही है तो उसके पीछे वजह क्या रही होगी? देखिए, हमारी सरकार में अनवरत हर क्षेत्र में सुधार हो रहा है और इस विभाग में, हमारे विभाग में, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग में काफ़ी सुधार हुआ है। जहां 6 महीना तक अनाज नहीं मिलता था उनको महीना महीना में मंथली अनाज मिल रहा है और समय पर मिल रहा है। तो ये तो परिवर्तन है ना, इसी को परिवर्तन कहते हैं। और भी जो भी हम लोगों को नए तकनीक का सहारा लेके, हम लोग हेल्प लेके इसमें काफ़ी बदलाव किए हैं। पहले पॉस मशीन नहीं था, तराजू से तौल के दिया जाता था, पॉस मशीन लगाए हैं। और फिर अब हम लोग वेइंग मशीन लगाने वाले हैं। पॉस मशीन में ही वेइंग मशीन लगेगा। फिर गोदाम में भी हम जहाँ से अनाज देते हैं एसएफसी के गोदाम में भी हम वेइंग मशीन लगाएंगे ताकि यहाँ हम मुख्यालय से बैठ के देख सकते हैं कि कितना दे रहा है। ये हमारा अभियान है, हमारी सरकार की प्राथमिकता है। हम गरीब लोगों के लिए कमिटेड हैं और उनको हर हाल में हम दिन प्रतिदिन सुधार कर रहे हैं। आपने नीतीश कुमार का भी जिक्र किया। मुख्यमंत्री के साथ आप काफी पहले से जुड़ी हुई हैं, समता पार्टी के समय से आप उनके साथ हैं, बेहद विश्वास पात्र आपको माना जाता है उनका। जरा उनके बारे में भी बताइए, किस तरह के आपके पॉलिटिकल रिश्ते रहे हैं उनसे, कैसे आप उनसे जुड़ी थी और अब क्या कुछ सरकार का जो विजन है उसमें आप किस तरह से योगदान दे रही हैं और किस तरह के कदम आने वाले दिनों में हम देख सकते हैं कि बिहार सरकार उठाएगी? देखिए, 1995 में हम पहली बार राजनीति में आए। हमारे पति चुनाव लड़ रहे थे 1995 में, तो उस समय मैं राजनीति में आई। उसके बाद समाज सेवा का शुरू से ही हमारे अंदर थी भावना कि समाज सेवा करें, लोगों की सेवा करें। तो पहली कदम 1995 में रखे। उसके बाद फिर समता पार्टी से 95 में जुड़े। चुनाव के बाद लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी का जो भाव था, उनका जो सेवा करने का, पार्टी का जो नीति सिद्धांत था, उनसे प्रभावित होकर हम लोग उनसे जुड़े। और उसके बाद 2000 में पहली बार चुनाव लड़े समता पार्टी से। सहरसा और पूर्णिया प्रमंडल में मात्र मैं ही धमदाहा विधानसभा से चुनाव जीती थी समता पार्टी से। उसके बाद लगातार पार्टी के नीति सिद्धांत को लेकर जमीनी स्तर पर पार्टी को मजबूत करने में निरंतर प्रयास में रही और उसके बाद लोगों की सेवा करते रही। और माननीय मुख्यमंत्री जी में जो हम लोगों को अच्छाई लगी कि सभी उसमें न कोई जाति धर्म वाली बात थी, सभी के लिए काम करते थे, सभी के लिए सोचते थे।
बिहार की तरक्की के लिए सोचते थे। तो हम लोगों को ये पसंद आया और हम लोगों ने ज्वाइन किया। उस समय से लगातार पार्टी के संघर्ष में और हम लोग लगातार एक एक दिन पार्टी के लिए काम करते रहे और जब जनता ने चुना तो फिर जनता की सेवा करते रहे। इन दिनों कई बयान सामने आ रहे हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर और इसमें वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी शामिल हैं, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव शामिल हैं और वो सलाह दे रहे हैं कि अब नीतीश कुमार बूढ़े हो गए, उन्हें राजनीति से रिटायरमेंट ले लेना चाहिए, सलाह उनकी तरफ से दी जा रही है। इस तरह के बयानों को आप कैसे देखती हैं? कि राजनीति में तरह तरह के लोग अपने हिसाब से बयान देते हैं, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी का जो सोच है, उनका जो विजन है, जो बिहार को आगे बढ़ाने के लिए बिहार के हर एक परिवार को, हर एक बेटा बेटी को अपना परिवार समझते हैं और उस संकल्प को लेकर आगे बढ़े हैं। और कई लोग बूढ़े होने की बात करते हैं, कई ऐसे बूढ़े हैं राजनीतिक दल के नेता जिनके कि पुत्र कब मुख्यमंत्री बने इस आस में जी रहे हैं। वैसी हमारी नेता की सोच और भाव नहीं है। वो अपने पुत्र को बनाने के लिए नहीं राजनीति कर रहे हैं, अब पूरे बिहार के लोगों के हित के लिए हर एक बेटा का भविष्य बने, हर एक बेटी आगे बढ़े, महिलाएं आगे बढ़े, किसान आगे बढ़े, युवा आगे बढ़े, छात्र आगे बढ़े, सबके लिए काम कर रहे हैं। और कोई बूढ़ा राजनीति में तो बूढ़ा की बात तो करना बेकार है। अभी जब माननीय मुख्यमंत्री जी 10 बजे से लेके 18 घंटा 16 घंटा 18 घंटा काम कर रहे हैं, जितना हम लोग काम नहीं कर पाते हैं उतना वो कर रहे हैं, तो बूढ़ा कैसे कर सकते हैं? ये सक्षम है, इसलिए ये बेतुका बयान है और ये इस बात का कोई राजनीति में कोई स्थान नहीं है जी। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी कमिटेड हैं बिहार के लोगों के लिए। उनका कोई अपना परिवार को नहीं आगे बढ़ाना है, इस आस में नहीं है कि हमको बूढ़े हो गए हैं फिर भी राजनीति नहीं छोड़ रहे हैं कि हमारे परिवार को बढ़ाना है, हमको आगे बढ़ना है। उनको तो बिहार के लोगों को आगे बढ़ाना है, इसलिए वो अंतिम दम तक लोगों के हित के लिए काम कर रहे हैं, बिहार के तरक्की के लिए काम कर रहे हैं। कितना बदलाव हुआ है, अब पटना में आई होंगी तो देखी होंगी कि पटना का क्या बदलाव हुआ है जी। कितना फ्लाईओवर बने हैं, कितनी रोड अच्छी बनी है। अभी यहाँ जो ताज होटल में बैठे हैं, ये ताज होटल के मालिक भी नहीं सोच सकते, जब 2005 से पहले की दौर यदि रहती बिहार में, माननीय मुख्यमंत्री जी का ये सुशासन नहीं रहता तो ये सोच भी नहीं सकते थे कि हम यहाँ ताज होटल पटना में खोलें। यही बदलाव है। यदि बदलाव की गाथा हम लोग कहेंगे तो दिन भर में भी खत्म नहीं होगा। इतनी एक डिपार्टमेंट का इतना काम है, इतना विकास हुआ है, चाहे सड़क हो, बिजली हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, आधी आबादी का विकास हो, तो अनवरत काम हुआ है। इसलिए ये सब इस बात का राजनीति में कोई स्थान नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी अपने लिए नहीं जी रहे हैं, अपने लिए राजनीति नहीं कर रहे हैं, बिहार के लोगों के लिए वो सेवा भाव से कर रहे हैं। मुख्यमंत्री की कार्यशैली की आपने बहुत तारीफ की, अच्छी बात है, लेकिन एक और जो सवाल विरोधी उठाते हैं उनके ऊपर कि वो पाला बदलते रहते हैं, इधर से उधर जाते हैं, तो क्या ये भी बिहार के लोगों के लिए करते हैं वो? देखिए, माननीय मुख्य नेता तो हमारे मुख्यमंत्री तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी रहते हैं। वो तो राजनीतिक पर ऐसा नहीं है कि हमारे नेता ही पाला बदले हैं। देश में एक उदाहरण यही है, माननीय मुख्यमंत्री जी ही पाला बदले हैं। देश में कई लोग राजनीतिक परिस्थिति के मुताबिक राज्य हित में, पार्टी हित में निर्णय लेते रहे हैं। आपने राजनीतिक विरासत की भी बात की कि कुछ लोग अपनी राजनीति नहीं छोड़ रहे क्योंकि उन्हें अपने बच्चों को यहाँ पर सेट करना है। आपकी राजनीतिक विरासत आगे कौन संभालेगा? आपने सोचा है इसे लेकर कुछ? नहीं, ऐसा तो नहीं है। अभी तो हमारे बाल बच्चे अपना सेटल हैं, अपना पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं। हम लोग अभी हमारे बाल बच्चा कोई बेटा बेटी राजनीति में आने का कोई सोचे भी नहीं है, हम लोग भी नहीं सोचे। चर्चा तो होती होगी घर में? नहीं, कोई चर्चा नहीं, राजनीति में उन्हें नहीं आना। किसी को कोई राजनीति से कोई मतलब नहीं है जी।
अच्छा, एक सवाल और है कि बिहार में इस वक्त एक सियासत प्रीपेड मीटर को लेकर भी शुरू है। आरजेडी और कांग्रेस के नेताओं की तरफ से इसे लगातार मुद्दा बनाया जा रहा है और स्मार्ट मीटर के खिलाफ तो आरजेडी ने एक तरीके से आंदोलन ही छेड़ दिया है। स्मार्ट मीटर को स्मार्ट चीटर कह रहे हैं, कैसे देखती हैं आप इसे? क्या उनको आप जवाब देंगी? देखिए, सबसे पहले तो जब 2000 में हम लोग विधायक थे, पहली बार बने थे, उस समय हमारी सरकार नहीं थी, आरजेडी कांग्रेस की सरकार थी। उस समय तो बिजली आती ही नहीं थी। जब हम लोग कहते थे कि 30 व्यक्ति कंज्यूमर बनिए, आपके गांव में लाइन देंगे, तो लोग बनना नहीं चाहते थे कंज्यूमर। कहता था लाइन ही नहीं रहती है तो हम कंज्यूमर बन के क्या करेंगे। अब तो 20 घंटा 22 घंटे बिजली गांव में रहती है। ये तो निरंतर सुधार करने की चीज है। अभी गांव में लोग शिकायत करते हैं कि हमारे यहाँ ज़्यादा बिल आ गया है, तो ये तो बिजली विभाग निरंतर सुधार कर रही है कि ये प्रीपेड मीटर जो लगाया गया है लोगों के हित के लिए लगाया गया। सामान्य मीटर भी बगल में रहता है और इसके लिए चेक करने के लिए डिपार्टमेंट में ये भी व्यवस्था रखी है। एक प्रीपेड मीटर है और एक सामान्य मीटर है कि ताकि लोगों का जो शिकायत रहती है कि ज़्यादा रिचार्ज करते हैं तुरंत ख़त्म हो जाता है, कट जाती है बिजली बीच में, तो इस जांच के लिए दोनों रखा जाता है। और उसके बाद 7 दिन समय भी दिया जाता है कि आप रिचार्ज कराइए। 3 दिन पुश बटन के माध्यम से आपको 3 दिन वो भी चलेगा, तो 7 दिन 10 दिन दिया जा रहा है। ये तो अनवरत सुधार करने के लिए किया गया है कि जो लोगों की शिकायत रहती थी कि ज़्यादा बिल आ गया है, आ जाता है, तो 7 दिन 10 दिन दे रहा है समय। तो ये लोग अपने समय में तो दिए नहीं बिजली, अब बिजली मिल रही है, तो ये तो सुधार करने के लोगों के हित के लिए कर रहे हैं। फिर भी जहाँ भी शिकायतें मिल रही है तो अनवरत बिजली विभाग, ऊर्जा विभाग इसमें सुधार कर रही है और माननीय मुख्यमंत्री जी खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं। हमारे माननीय ऊर्जा मंत्री जी काफ़ी अनुभवी हैं, एक एक चीज़ को देख रहे हैं। इसलिए ये लोग, इन लोगों के पास कोई मुद्दा नहीं है। यानी आप कह रहे हैं इन लोगों के पास कोई मुद्दा नहीं है। हाँ। तो ये लोग कुछ जनता को दिग्भ्रमित करने के लिए इस तरह का बयानबाजी करते हैं। ठीक है, इस समय बिहार में एक और चुनौती है, वो है बाढ़ की चुनौती। और चूंकि मैं खुद बिहार से हूं इसलिए मैं जानती हूं कि बिहार के लिए कैसे एक श्राप है ये। हर साल बाढ़ की आपदा झेलनी पड़ती है बिहार के लोगों को। विपक्ष की तरफ से आपको बता दें कि रोहिणी आचार्य का भी बयान आपने सुना भी होगा, कह रही हैं कि कुंभकर्ण की नींद सरकार सोती है। तेजस्वी और तेज प्रताप कह रहे हैं कि ये जो हवाई सर्वे हो रहे हैं सिर्फ खाना पूर्ति हो रही है। और ये सवाल वाजिब भी है क्योंकि साल दर साल चीजें क्या सुधरी हैं हम वो देख नहीं पा रहे। हर बार बाढ़ में इस तरह की स्थिति बिहार में बन जाती है। तो ये तो आप बिहार से हैं तो अच्छी तरह से मालूम होगा आपको कि ये जो नेपाल की तराई से पानी आता है नदियों में, उससे हम सब लोग प्रभावित होते हैं। करीब उत्तर बिहार का इलाका कई जिले इससे प्रभावित होता है। ये बाढ़ की समस्या हम लोगों को परेशान करती है, ये बात सही है। लेकिन ये 2 देश का मामला है। लगातार हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी इसमें प्रयासरत हैं और एक योजना भी जो अटल जी का भी सपना था, नदी से नदी जोड़ो अभियान वाला, वो भी एक योजना कोसी मेची योजना लागू किए हैं और उससे नदी से नदी जोड़ने पर लोगों को सिंचाई भी अधिक से अधिक किसानों को मिलेगी और बाढ़ से भी निजात मिलेगी। निरंतर केंद्र सरकार से जो हमारी सरकार केंद्र में एनडीए की है, पहले से ही माननीय मुख्यमंत्री जी इसमें प्रयासरत हैं। जरूर इसका निदान होगा, डैम बनेगा और इसमें काफ़ी राशि भी केंद्र सरकार ने पैकेज में दिया है। 11,500 करोड़ भी राशि दी है सिंचाई के लिए, बाढ़ से निजात के लिए। तो इससे आने वाले दिनों में ये हमारे लिए चुनौती है। इस पर सरकार काम कर रही है, बिहार की सरकार भी और केंद्र की सरकार भी। और जहाँ तक ये लोग कह रहे हैं विपक्ष के लोग कि आपदा में खानापूर्ति की जा रही है, जब 2005 से पहले आपदा विभाग की कोई चर्चा नहीं होती थी। जब किसी के घर में आग लगती थी, बाढ़ आती थी, तो कहीं कुछ नहीं मिलता था। लोग चप्पल घिस जाता था, ब्लॉक और अंचल जाते जाते नहीं मिलता था। लेकिन अब आपदा विभाग हमारी सरकार में माननीय मुख्यमंत्री जी ने कोई विभाग है, ये लोग जान गए हैं। पहले बाढ़ आती थी 2005 से पहले, उस समय
उन लोगों की सरकार थी और उन लोगों के नेता के द्वारा, लालू जी के द्वारा मजाक उड़ाया जाता था कि पानी आ गया बाढ़ का तो मछली मार के खाओ। ये हालत थी पहले। अब तो माननीय मुख्यमंत्री जी तो कह रहे हैं कि बिहार के खजाना पर, सरकारी खजाना पर सबसे पहले बाढ़ पीड़ितों का, आपदा पीड़ितों का अधिकार है। और आप देख रहे हैं कितना कम्युनिटी किचन चल रहा है जी। कितना राहत शिविर चल रहा है, सूखा राशन दिया जा रहा है, एयर ड्रॉपिंग के माध्यम से दिया जा रहा है। निरंतर जब करीब 7 लाख क्यूसेक पानी छोड़ने वाला था तो उससे पहले लग रहा था कि जल प्रलय होगा। 56 वर्ष के बाद इस तरह का नौबत आया, लेकिन जिस तरह से लोगों में भय था, नुकसान हुआ है, पानी आया है, बाढ़ आया है, लेकिन जो स्थिति लोगों के मन में भय था उस तरह का नहीं है, कम है। लेकिन इसमें हमारे पदाधिकारी और सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी का मुस्तैदी रहा। हर एक पदाधिकारी, चाहे जल संसाधन विभाग का हो, अन्य विभाग के हो, बांध पर खड़े थे, नहर पर खड़े थे, पूरे नदी के किनारे खड़े थे, सभी जगह खड़े थे ताकि इससे कम से कम नुकसान हो। और नुकसान होता है आपदा की स्थिति में तो सरकार ये चाहती है कि लोगों को कम नुकसान हो। हम मुस्तैदी से सरकार लगी हुई है, पूरी मशीनरी लगी हुई है, पूरी सरकार लगी हुई है। इसलिए ये कहना, पहले अपने सरकार के जब उस समय था, उन लोगों का, लालू जी का सरकार था, किस तरह से बाढ़ पीड़ितों के लिए मजाक उड़ाया करते थे, वो अब दिन नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारी सरकार संवेदनशील है और बाढ़ पीड़ितों के लिए वो हर मुकम्मल व्यवस्था कर रखी है। लेकिन अब आपदा है, आपदा में तो परेशानी होती ही है। वक्त की थोड़ी सी कमी है, वरना बहुत ही बेबाकी से आप अपनी पूरी बात रख रही थी। बहुत शुक्रिया लेशी सिंह जी आपका यहाँ पर आने के लिए और न्यूज़ 18 इंडिया डायमंड समिट में अपनी बात रखने के लिए। बहुत धन्यवाद। लेशी सिंह जी, आपसे अनुरोध है, कृपया आप मंच पर बने रहे। और अब मैं निवेदन करूंगा न्यूज़ 18 इंडिया और हिंदी डिजिटल के मैनेजिंग एडिटर ज्योति कमल से कि मंत्री जी का धन्यवाद करें। जोरदार तालियां आप सबकी।